भी नहीं होता है सिवाय भारत के छोड़कर। भूटान में चले जाएंगे तो जो एक्चुअली सिद्धार्थ जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मैं आपसे सवाल को इसी में जोड़ता हूँ स्थान पर कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहां भी उनको चाहिए कि एक बिल्कुल 5 स्टार दिल्ली मुंबई जैसा होटल का कमरा हो, वैसे ही कंक्रीट का जंगल, मतलब वो संभव नहीं है ना। वहां की जो प्रकृति है, जहां का नेचर है वो डिफरेंट होगा, और आप पहाड़ में गए हैं। तो मुझे ये बताइए सिद्धार्थ जी कि ये जो एक बात कही जा रही है कि एनटीपीसी वहाँ पे एक टनल बना रही है, वो पहले बना रहे थे, फिर बीच में कोई मशीन फंस गई, उसको निकालने के लिए ब्लास्ट किया, तो जो इमीडिएट ट्रिगर है, जो वो तो बहुत लंबे समय से जो आप बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे हो रहा था और छेड़छाड़ हो रही थी, ये इमीडिएट ट्रिगर क्या उसकी वजह से हुआ? हालांकि वो खंडन कर रहे हैं, आपका क्या अनुमान है उस पर? नहीं, इमीडिएट ट्रिगर नहीं, लेकिन ट्रिगरिंग जो होता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि आपने एक ट्रक का आगे के चक्का के नट खोल दिया तो क्या करेगा, दूसरे नटों को उसको वियर एंड टियर करेगा, उसको जो चक्का निकलेगा, उसके बाद दोनों चक्के निकल जाएंगे, उसके बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे ट्रक का एक्सीडेंट मेरे कारण थोड़ा ही हुआ है, लेकिन टनलिंग बनाते हैं तो आप कितना ब्लास्टिंग करते हैं, कितने अधिक मात्रा में उस स्थान पर ब्लास्ट मटेरियल का यूज करते हैं, और उस ब्लास्ट मारने से क्या होता है, पूरा हिल जाता है, जितने भी संधियां वो इनलार्ज हो जाती हैं। तो एनटीपीसी कहीं से भी यह क्लेम नहीं कर सकता कि उनकी वजह से नहीं है। यह इमीडिएट नहीं होता है, भू विज्ञान में कुछ भी इमीडिएट नहीं होता है, वह धीरे ही होता है, और यह धीरे धीरे होते हुए कैस्केडिंग इफेक्ट है। मतलब इसे आप कह सकते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, एक के बाद दूसरा, और एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा भाग भड़क कर ऊपर से नीचे की ओर गिर चुका होगा। इसे टेक्निकली अगर आप बोलेंगे तो ये मैक्सिमम डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, और ये डिसऑर्डर इतना हो जाएगा कि पूरे के पूरे स्थान पर जितने भी सेटलमेंट है, इनहैबिटेशन है, उनको बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अभी तो हमारे पास समय है कि लोगों को इवैक्यूएट कर पा रहे हैं, एक समय आएगा कि इवैक्यूएट भी नहीं कर पाएंगे उन्हें। जी, विपिन कैंथोला जी, अभी जो हमारे वैज्ञानिक साहब बता रहे हैं कि जो विकास की प्रक्रिया चलाई जा रही है इन इलाकों में, उसमें बात सुन के मुझे यही लग रहा है सिद्धार्थ जी कि कोई ये नहीं सोच रहा है कि वहाँ अंधाधुंध जो चल रहा है, डैम बनाओ, सड़क बनाओ, बाईपास बनाओ, टनल बनाओ, कुछ लोग ये भी कहते हैं, किसी ने मुझे बताया, मुझे करेक्ट करिएगा सिद्धार्थ जी, कि ये जो जोशीमठ है पूरा, ये एक ओवर द पीरियड एक मलबा डेब्रिज इकट्ठा हुआ उसके ऊपर बना हुआ है। तो आप जो सरकारें हैं वहाँ की, आपकी है, इससे पहले कांग्रेस की थी, आप लोग ये कतई नहीं सोच रहे हैं क्या कि उस शहर के लिए, उस जगह के लिए आप क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि आज पूरा शहर के शहर तबाही के मंजर पे खड़ा हो गया? देखिए नीरज जी, भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ये सोच जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी होगी, और फिर इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आपकी सरकार दोषी है, उनकी सरकार दोषी, लेकिन सरकारें दोषी हैं सर, ये बात, इसमें कोई इब्बट नहीं हो सकता। प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं नीरज जी। नीरज जी देखिए, हम सब लोग उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग, हम सब लोग पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, और पहाड़ों में आपदाएं किस प्रकार से आती हैं हम सब लोगों ने देखा। और एक और बात इसलिए भी है क्योंकि विकास इसलिए आवश्यक है, अगर जिस प्रकार से मैं कहूँ। ओह, कैंथोला जी का लिंक डाउन हो गया है। मनीष जी, आपको आवाज आ रही? अच्छा, आ गए। विपिन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, कंटिन्यू करिए सर। देखिए नीरज जी, हम सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में किस प्रकार की त्रासदियां आती हैं, और हम सब लोग पहाड़ में रहने वाले लोग विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, और पहाड़ के लोगों को भी विकास दिखना चाहिए, पहाड़ के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस प्रकार से चीजें देख रहे हैं, पहाड़ों से बदस्तूर जो हमारे लोग दिल्ली चले गए, महानगरों में चले गए, वो वापिस नहीं आते। आखिर किस प्रकार से पहाड़ों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, किस प्रकार से पहाड़ों में जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, इसके लिए लेकर के सरकारों ने चिंता की, और उस समय की चिंतन से ही निकला कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाए, हर क्षेत्र को कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। और हम ये भी चीज न भूलें कि हम जब बहस करते हैं या चर्चाएं करते हैं तो एक चीज निकल के आती। मैं तो बहुत समय से चर्चाएं देखता था, तो सभी लोग एक बात कहते हैं कि साहब अब चाइना जो है वो बॉर्डर तक पहुंच गया है, हम जो उत्तराखंड राज्य है, हम सब लोग जानते हैं दो इंटरनेशनल कंट्रीज से घिरा हुआ है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ चाइना है। तो किस प्रकार से हमारी सेना को रसद पहुंचाया जा सके, किस प्रकार से हमारी बेहतरी की जा सके, और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को
बैलेंस करते हुए जब से हमारी सरकारें आई हैं, हमने देखा 2013 की त्रासदी देखी थी, दैवीय त्रासदियां उत्तराखंड के भाग्य में लिखी हुई हैं। लेकिन नहीं विपिन जी, फिर विपिन जी सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पॉलिसी जिम्मेदार नहीं, कोई थिंकिंग प्रोसेस जिम्मेदार नहीं, जो हुआ सब ऐसे ही हो गया। कौन कह रहा है कि विकास नहीं चाहिए? लेकिन एक शब्द यूज किया जाता है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी। आप समंदर के बीच में जाइए, 100 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, वो भी तो संभव है ना, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना, अलग अलग इलाकों की टोपोग्राफी समझ के अलग अलग विकास किया जाता है। नीरज जी, उत्तराखंड प्रदेश जो है, ये उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अब अगर जो आप देखेंगे ज्योग्राफिकली, तो 68% वन आच्छादित हमारा क्षेत्र है। 68%, 68% हमारे यहाँ वन है और बाकी एग्रीकल्चर लैंड है। उसमें सब तमाम काम हमारे प्रदेश के होते हैं। वहाँ लोग भी रिहायशी करते हैं, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पे मठ भी है, वहाँ पर टूरिज्म भी है। और किस प्रकार से हम अपने राज्य को बेहतर कर सके, किस प्रकार से अपने राज्य को बेहतरी की ओर ले जा सके, सरकारों की यही मंशा रहती है। अब हम कहें पीछे की ओर कि ये हो गया वो हो गया, सुर में जाना नहीं चाहता। नहीं तो सरकार की विपिन जी नहीं, आप बार बार उसको देखिए विपिन जी, एक बहुत ईमानदारी की बात ये होती है, आज जो कुछ हुआ जोशी मठ में या हो रहा है, और ये आज नहीं हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, वार्निंग्स थे, क्यों हो रहा है? अगर आपने इतना समझदारी से काम कर रही थी सरकारें, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही की सरकार ने किया, तो 1971 से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वार्निंग्स मिल रही हैं, तो क्यों हुआ? अगर सब कुछ आप इतना सोच समझ के कर रहे हैं तो फिर देखिए नीरज जी, जिस प्रकार से हमारा स्टेट नया राज्य है, हमारे राज्य में किस प्रकार से हम उसको साउंड कर सकें, किस प्रकार से इकोनॉमी बेहतर उसके, किस प्रकार से हम युवा जो हमारे उनको स्वरोजगार या रोजगार अपने स्टेट में दे सके, इन सब चीजों को लेकर के हम टूरिज्म स्टेट के नाते किस प्रकार से डेवलप कर सकें, और किस हमारे यहाँ देखिए आप वहां पर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बहुत सारे लोग जो देश ही नहीं विश्व के सनातन संस्कृति के लोग हैं वो हमारे प्रदेश में आते हैं। उनके लिए किस प्रकार से हम बेहतर व्यवस्थाएं कर सके, किस प्रकार से उनके रहने के लिए अच्छे होटल्स हो, अच्छे घर हो, वो हम उनके लिए कर सकें। इन सब चीजों को हमने किया है। और ये आपदा है, अभी केंद्र सरकार की टीमें भी यहाँ पे आई हैं, स्टेट की जो हमारी टीमें हैं, IIT रुड़की है, हमारा जो वाइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून है, वो लोग हैं, तमाम जियोलॉजिकल लोग इस समय सर्वे कर रहे हैं। अब हम किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट नहीं वो कहां ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कहां पर हम अगर जो ठीक है दोबारा इस पे अभी आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है वो हम लोग थोड़ा और लेटर पार्ट में करेंगे। पहले समझ तो लें कि वहाँ हुआ क्या। मनीष जी, विकास किस कीमत पर होना चाहिए? इसी कीमत पर? देखिए, आप आज हम ये बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि करीब करीब 2 साल हो गए, फरवरी 21 को जब रैणी में ये आपदा आई थी, उस समय भी हम इस तरह से बात कर रहे थे, और शायद 2013 में जब आपदा आई थी तभी भी यही बात कर रहे थे, विकास किस कीमत पे करें। मेरा ये मानना है, देखिए कि जो कारण हैं, अगर आप एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वे से देखें तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं वो तो है ही हैं, और उत्तराखंड में जो विकास हुआ है उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। पर मुद्दा ये तो है ही है, ये तो लॉन्ग टर्म मुद्दा है, पर ये शॉर्ट टर्म मुद्दा अगर आप देखेंगे तो 21 में फरवरी 21 में रैणी में आपदा आई, उसके बाद एक बड़ी क्लियर वार्निंग थी। उसके बाद नवंबर 2021 में उसी के 6-7 महीने बाद जोशीमठ में क्रैक्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। उसके बाद 2022 में एक इंडिपेंडेंट कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट भी दी थी सरकार को। उसके बाद फिर से जनवरी में ये फिर शुरू हुआ। तो ये जो रिस्पॉन्स, मैं आपको आपका अटेंशन यहां ले जाना चाह रहा हूं कि कच्चे पहाड़ तो उत्तराखंड में हैं और सालों से ये हम देख रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, बट जो सरकार का रिस्पॉन्स है वो एक फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है, एक फेलियर ऑफ कॉम्पिटेंस है, ये कहना चाह रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो रिस्पॉन्स दिया है भाजपा से वो निराशाजनक है, वो उनके कद से बहुत कम और छोटा है। और जिस तरह से आप 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको, जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है, देखिए मैं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, मैं बार-बार वहां गया हूं, जो रिहैबिलिटेशन वहां पे हो रहा है, अगर आप रिहैबिलिटेशन के नाम पे उसी नगर पालिका में, उसी शहर में आप लोगों को सेटल करेंगे, पहली बात यह है, तो क्या आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है क्या? दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है मुख्यमंत्री जी को, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति का धरोहर है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि पुराने जमाने से यहाँ पे कई सालों से ये पहाड़ जो है ये धंस रहा है, अगर हमें पता है
यहाँ पे परेशानियां हैं तो मुख्यमंत्री जी को वहां पे रहना चाहिए था, अगर इतनी बड़ी आपदा है और इतना बड़ा मनीष जी, आप फौरी तौर पे ना रफू कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं स्वयं कि आप चुनाव वहां से लड़ चुके हैं, आपको मुझसे ज्यादा वहां के बारे में पता। हम लोग तो दूर